ये है लेबनान, जिसे मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता था। इस छोटे कंट्री लेबनान में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। इसकी वजह से तकरीबन 80% लेबनान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। लेबनान के 80% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं। इन्फ्लेशन रेट 171% तक पहुंच चुका है। इसके कारण लेबनान के लोगों को भारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल पहले जहां $1 के तकरीबन 1506 लेबनानी पाउंड मिलते थे, आज वहीं $1 के 15,600 लेबनानी पाउंड मिल रहे हैं। लेबनान की इकोनॉमी इस तरह से डिस्टेबलाइज हुई है कि जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, आज तकरीबन 65% लोग ऐसे हो चुके हैं जिनके पास खाना और खुद का मकान तक नहीं रहा। लाखों लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंक सब कुछ 80% तबाह हो चुका है। लेबनान गवर्नमेंट के पास अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए सैलरी तक नहीं बची। लेकिन कुछ साल पहले ये लेबनान मिडिल ईस्ट का पेरिस हुआ करता था, लेकिन आज लेबनान काफी भारी क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, लेबनान की बर्बादी के पीछे कौन जिम्मेदार है? आखिर ये शख्स है कौन? इस स्कैम की असली कहानी क्या है? कैसे उसने पूरे देश की इकोनॉमी को अनस्टेबल किया? और क्या इस पूरे स्कैम के पीछे लेबनानी गवर्नमेंट जिम्मेदार है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है रिट गॉफ और स्वागत है आपका एक और नॉलेजेबल वीडियो में। किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी वहां की हिस्ट्री से डीपली कनेक्ट होती है। कुछ समय पहले तक लेबनान का जीडीपी पूरे मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा था। लेबनान अपने टूरिज्म और बैंकिंग सेक्टर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि चंद महीनों में सब कुछ बर्बाद हो गया। और सबसे दुख की बात तो ये है, लेबनान को इस कंडीशन में पहुंचाने वाले आज भी आजाद और अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है 1975 में, जब लेबनान में एक बहुत जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हो गई। ये सिविल वॉर अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच थी और हर ग्रुप्स को फॉरेन कंट्री सपोर्ट कर रही थी। किसी ग्रुप को ईरान, किसी ग्रुप को सीरिया, तो किसी ग्रुप को इजराइल सपोर्ट कर रहा था। अगले 15 साल तक जारी रहने वाली इस वॉर में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोगों को लेबनान छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ा। लेबनान में हुई सिविल वॉर ने लेबनान की जीडीपी को हिलाकर रख दिया। स्कूल्स, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस सब कुछ बंद हो चुके थे। लेकिन लेबनान की मदद करने कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार सन 1989 में लेबनान के सब ग्रुप्स मिलकर बैठे और एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था ताइफ एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लेबनान में अमन लाने और लेबनान की जीडीपी को स्टेबल करने के लिए हर ग्रुप को उन ग्रुप्स के मुताबिक हिस्सा दे दिया गया। किसी को एनर्जी सेक्टर, किसी ग्रुप को हेल्थ मिनिस्ट्री, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो किसी ग्रुप को आईटी सेक्टर दे दिया गया। तो बेसिकली वो ही लोग जो पिछले 15 साल से लेबनान में सिविल वॉर का मुख्य कारण थे, उन्हीं के हाथों में लेबनान का सारा कंट्रोल दे दिया गया। लेबनान की डगमगाती जीडीपी को स्टेबल करने के लिए लेबनीज सिटीजन भी चाहते थे लेबनान में एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सके, जिसकी वजह से लेबनानी सिटीजन ने इन सभी ग्रुप्स को गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट किया। इतनी लंबी सिविल वॉर के बाद लेबनान इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल तबाह हो चुका था और उसे रिबिल्ड करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। इसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए ये सारे ग्रुप साथ मिलकर बैठे और उन्होंने एक प्लान बनाया और उस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था रियाद सलामी, लेबनान की इस कहानी का मेन कैरेक्टर। और यही वो इंसान है जो लेबनान में सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला था। रियाद एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक था जो अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए दुनिया की काफी सारी बैंकों से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराता था। रियाद के पास एक प्लस पॉइंट ये भी था, रियाद अमेरिका की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म मेरिल लिंच में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा था और दूसरी तरफ रियाद लेबनान की पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंट्रोल करके भी बैठा था, क्योंकि 1993 में लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने रियाद को लेबनान के सेंट्रल बैंक का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। और यहीं से शुरू होती है ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्रॉड की कहानी, जिसकी वजह से लेबनान आज तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ। रियाद को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो लेबनान के लिए ढेर सारा पैसा अरेंज करे और उसका सिर्फ एक ही तरीका था और वो था फॉरेन कंट्रीज लोन्स। अब रियाद क्योंकि एक बैंकर था तो उसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे बैंकों से लोन्स लेने का बहुत एक्सपीरियंस था। वो जानता था इन बैंकों से लोन्स के लिए आपको अपनी कंट्रीज की फाइनेंशियल सिचुएशन को
बड़ा स्टेबल दिखाना होता है और ये इमेज क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट दो तरीके हैं। एक है आर्टिफिशियल करेंसी वैल्यूएशन और दूसरा तरीका है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन दोनों तरीकों को दिखाने का मेन रीजन था दूसरे बैंकों की नज़र में अपने कंट्रीज की फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल दिखाना। रियाद ने सबसे पहले $1 के बदले 1506 लेबनानी पाउंड्स फिक्स कर दिए। इसका मतलब ये है लेबनानी बैंक $1 के बदले आपको 1506 लेबनानी पाउंड्स पे करेगी। फॉरेन करेंसी की इतनी अच्छी रिटर्न्स को दिखाकर रियाद ने वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे कंट्रीज के बैंकों को इन्वेस्ट के लिए कन्वेंस किया और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स लेबनान को देने शुरू कर दिए। अब रियाद ने एक प्लान और बनाया कि डिपॉजिटर को 8% रिटर्न इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर दिया। मतलब आप लेबनान के किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और वहां अपना पैसा जमा करें तो आपको उस पर 8% ईयरली इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब इतने अच्छे रिटर्न रेट को देखकर फॉरेन कंट्रीज भी लेबनान की तरफ अट्रैक्टिव होने लगी और पूरी दुनिया से डिपॉजिटर लेबनान बैंकों में अपना पैसा जमा कराने लगे। रियाद के इस प्लान से पैसा पानी की तरह लेबनान आ रहा था। टूरिज्म बढ़ाने के लिए लेबनानी सरकार ने ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर खर्च करना शुरू कर दिया। लेबनान का कैपिटल बैरूत अपने टूरिज्म की वजह से पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया। पूरे वर्ल्ड से हर साल लाखों टूरिस्ट लेबनान आने लगे। लेबनान की इकोनॉमी भी स्टेबल दिखाई दे रही थी। कुछ हजार कमाने वाले बैंकर्स अब करोड़ों कमा रहे थे। लेकिन फिर 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हो गई और वहां से आने वाला पैसा एकदम बंद हो गया। सिर्फ यही नहीं, इसी बीच सीरिया ने एक सिविल वॉर शुरू हो गई और 10 लाख सीरियन रेफ्यूजी बनकर बॉर्डर क्रॉस करके लेबनान के अंदर घुस गए। सीरियन के आने की वजह से लेबनान की इकोनॉमी एक बार फिर डगमगाने लगी क्योंकि अरब स्प्रिंग की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लेबनान भेजना बंद कर दिया और दूसरी तरफ सीरियन रिफ्यूजी भी लेबनान आ चुके थे। ये सब देखने के बाद रियाद ने एक मास्टर स्ट्रोक प्लान किया जो आज तक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में किसी कंट्री में नहीं हुआ। रियाद ने एक पॉलिसी अनाउंस की और ये पॉलिसी थी लेबनान सेंट्रल बैंक में अपना पैसा रखने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स को 40% रिटर्न रेट दिया जाएगा और दूसरी तरफ लेबनान के लोकल लोगों के लिए भी एक स्कीम बनाई गई। लेबनानी लोकल बैंक में अपना पैसा रखने वाले लेबनानी सिटीजन को 15% इंटरेस्ट रेट दिया जाने की घोषणा की। रियाद के इस मास्टर स्ट्रोक प्लान ने पूरी दुनिया के बैंकों को हिलाकर रख दिया। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एक बार फिर से लेबनान में अपना पैसा भेजना शुरू कर दिया जिसके रिटर्न में उन्हें 40% रिटर्न रेट दिया जाने लगा। वहीं लेबनानी लोगों ने अपनी सारी सेविंग यहाँ तक कि अपने घरों को बेचकर वो सारा पैसा लेबनानी लोकल बैंकों में रखना शुरू कर दिया। बदले में उन्हें 15% रिटर्न रेट दिया जा रहा था। इतने हाई रिटर्न रेट को देखकर गल्फ कंट्रीज से भी पैसा लेबनान आने लगा। सबको ऐसा लग रहा था लेबनान ने पैसा बनाने का कोई सीक्रेट कोड डिस्कवर कर लिया है। डिपॉजिटर को लग रहा था बैंक में पड़ा उनका पैसा डबल हो रहा है, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही थी। सबको ये तो पता था ये पैसा डिपॉजिटर से लोकल बैंक और लोकल बैंक से सेंट्रल बैंक जा रहा है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था सेंट्रल बैंक से ये पैसा चंद लोगों के पास जा रहा था और ये वही लोग थे जो लेबनान की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे थे। और इन सब लोगों में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था सेंट्रल बैंक के गवर्नर और स्कीम के मालिक रियाद के पास। कुछ साल तक ये स्कीम बहुत अच्छे से चलती रही, लेकिन फिर टाइम आया इस स्कीम के एक्सपोज होने का। साल 2019 में जब पहली बार लोगों को इस स्कैम के बारे में जानकारी शुरू हुई, बिकॉज अभी तक लोग अपना पैसा बैंकों से नहीं निकाल रहे थे क्योंकि हर किसी को 15% रिटर्न रेट चाहिए था। लेकिन जब भी कोई अपने पैसे निकलवाने बैंक जाता तो बैंक वाले उसको अलग अलग स्कीम बताना शुरू कर देते। कभी उसको बताया जाता रिटर्न रेट 15% से बढ़ने वाला है ताकि वो लोग लालच में आकर अपना पैसा ना निकाल सके। कभी बैंकों को लगातार कई दिनों तक बंद रखा जाता। इन सभी बैंक एक्टिविटीज से लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिए और एकदम मार्केट में पैनिक फैल गई और लोग अपना पैसा निकालने बैंक्स के बाहर इकट्ठा होना शुरू हुए। बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगना शुरू हो गई, लेकिन कोई भी अपना पैसा अपने ही बैंक अकाउंट से नहीं निकलवा पा रहा था। बैंक्स किसी को भी उसके पैसे का 30% से ज्यादा विड्रॉ नहीं करने दे रहे थे। ये देखकर लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। अब लोगों को अंदाजा होने लगा था उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर शेयरिंग की वजह से लोग अवेयर हो चुके थे। ये देखकर लेबनान गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया हैंडल्स एंड व्हाट्सएप पर टैक्स लगा दिया।
और इसके बाद तो जैसे लोगों की आखिरी लाइन क्रॉस हो गई, हर तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो गई, बैंकों में तोड़फोड़ की गई, गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, बहुत सारे बैंकों में आग लगा दी गई। इस क्राइसिस की वजह से लेबनान की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी। लेबनान शेयर स्टॉक 6000% डाउन हो चुका था। जहां $1 के 1506 लेबनानी पाउंड्स मिलते थे, लेकिन अब $1 के 1 लाख लेबनीज पाउंड मिल रहे थे। सब फॉरेन इन्वेस्टर्स लेबनान से भाग गए और हाल ये हो गया, लेबनीज गवर्नमेंट के पास किसी को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। करेंसी डीवैल्यू होने की वजह से सब चीजों का प्राइस 800% तक बढ़ चुका था। लेबनान लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे और वो लोग अपनी पर्सनल चीजें बेचने तक मजबूर हो गए। ह्यूमन हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा फ्रॉड था, जिसका अंदाजा लेबनीज अथॉरिटी को भी नहीं लगा। इतना बड़ा फ्रॉड शायद ही आपने देखा और सुना होगा। लेबनान में करेंसी फ्रॉड करने वालों में से कोई एक भी नहीं पकड़ा गया, बल्कि वो लोग अपने मुल्क को एक गहरी खाई में धकेलकर मिलियंस ऑफ डॉलर के साथ अपनी लग्जरी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड रियाद सलाम है, आज भी लेबनान में रहता है। कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग रियाद ने इस पूरे स्कैम से $300 मिलियन कमाए, जो उसने फॉरेन कंट्रीज में रखे हुए हैं। लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला स्कैमर आज भी पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ अपने ही देश में अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इस वीडियो का बेसिक पर्पज ये है, स्कैम छोटा हो या बड़ा, हमारी यंग जनरेशन को किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अवेयर होना काफी जरूरी है। उम्मीद है रिडकॉफ की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। इतना सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।